अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कंप्लायंस। कल हमने जो टॉपिक था विजुअल फिजियोलॉजी का, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया है, तो हम सरफेक्टेंट तक पहुंचे थे। सरफेक्टेंट क्या होता है कि आपके लंग्स की ऐसी सिक्रीशन होती हैं, आपके लंग्स का जो बेसिक यूनिट है एलुलर सैक्स, उसकी ऐसी ये सिक्रीशन है जो आपके लंग की जो टेक्सचर है, जो उसके कोलैप्सिंग टेंडेंसी है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा कि सरफेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मतलब उसका सोर्स ऑफ फॉर्मेशन क्या है। फिर हमने उसका पूरा प्रोसेस पढ़ा कि ये जो सरफेक्टेंट है किन किन सेल से बनता है और इसके कौन से स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने फैक्टर्स देखे, कौन से फैक्टर इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। फिर हमने प्रेशर्स देखे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेशर कौन कौन से हैं, किस तरह अफेक्ट करते हैं। आज हम इसी अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होती है और उसके ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कंप्लायंस किस किस्म की होती है, ये सारा हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा, मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है कंप्लायंस। अब कंप्लायंस का मतलब क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। आज के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको ब्रीफली पहले बता दिए, अभी हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले है कंप्लायंस क्या है, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, और उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमिनिंग कंप्लायंस देखेंगे कि हम ये कंप्लायंस क्यों देखते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसको भी इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि कंप्लायंस की टाइप कौन सी हैं। एक होती है स्टैटिक कंप्लायंस, एक होती है डायनामिक कंप्लायंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या है, आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, उसको वर्क ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। उसकी भी डिटेल पढ़ेंगे, उसके ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्लायंस देखते हैं। कंप्लायंस की पहले आपको एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, फिर इसको सिंपल अल्फाज में समझाती हूँ। इसकी डेफिनेशन है, कंप्लायंस इज द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपैंड। कि जैसे हम लास्ट डेज के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें बार बार पढ़े हैं कि थोरैक्स और लंग्स जो होते हैं ये एक्सपैंड करने की एबिलिटी रखते हैं। इसमें इतनी, जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लंग्स का में जो एयर का वॉल्यूम है इंक्रीज कर जाता है। जब एयर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आपके जो लंग्स हैं अपनी इलास्टिक कैपेबिलिटी की वजह से, इसके अंदर, इसके मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड करने की एबिलिटी रखते हैं। अब उसकी जो एक्सपेंशन है वो किस हद तक एक्सपैंड होता है, एक कोई लंग और उसके साथ उसका थोरैक्स, जो थोरैसिक केज है, जो उसकी रिब्स हैं, पूरा उसको थोरैक्स बोलते हैं। तो वो जो एक्सपेंशन है उसको बोलते हैं कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस क्या है कि आपके लंग्स और जो थोरैक्स रीजन है, इसकी कितनी एबिलिटी है कि वो खुद को एक्सपैंड कर सके, इसको कंप्लायंस बोलेंगे। तो कंप्लायंस हमें कब विजिबल पॉसिबल होती है, जब आप ब्रीद इन कर रहे होते हैं, फिर ब्रीद आउट करेंगे तो उससे रिवर्स चला जाएगी उसकी एक्सपेंशन। वो फिर उसके बाद हम बात करते हैं और इट्स एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स, और दूसरे अल्फाज में वो कहेंगे कि हमारे लंग्स और थोरैक्स के जितनी खुद को फैलाने की जो नोयत है उसको बोलेंगे कंप्लायंस। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। इसको अगर डिफाइन करें इस तरह वॉल्यूम के लिहाज से, तो हम अगर लंग्स के छोटे छोटे यूनिट बना लें तो हर यूनिट में ब्रीद इन या इंस्पायर करने के दौरान हवा का जितना वॉल्यूम आके उसके जो उसकी एक्सपेंशन करवाएगा, उसको या उसके जो वॉल्यूम में चेंज लाएगा, उसको अगर हम डिफाइन करें तो वो हमारी कंप्लायंस कहलाती है।
दोबारा मैं बताती हूँ कि अगर हम लंग्स को उसके वॉल्यूम को, उसकी कंप्लायंस को स्टडी करना चाहते हैं तो इसका एक और तरीक़ाकार ये भी है कि हम उसके छोटे छोटे यूनिट कर लें। हर यूनिट के अंदर हम अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से देखें। अब ओवरऑल पूरे लंग्स के एक्सपेंशन को देखना अलग बात है और उसके पर यूनिट के लिहाज से एक्यूरेट वैल्यू देखना अलग है। तो अगर हम उसके छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करके हर यूनिट के अंदर कितना वॉल्यूम का चेंज आया उसको देखेंगे तो ये हमारी कंप्लायंस कहलाएगी। अब पढ़ते हैं कंप्लायंस क्यों देखते हैं। दरअसल बाज़ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो आपका लंग्स है उसकी स्ट्रेचबिलिटी, उसकी जो एक्सपेंसिबिलिटी, मतलब कि वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देता है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाता। जितना लंग एक्सपैंड करेगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर हवा जा सकेगी ना, एयर अंदर ब्रीदिंग के दौरान आ सकेगी। अब ऐसा लंग जो है ही स्टिफ, जिसके अंदर उसकी क्या नाम है, उसकी जो उसकी इलास्टिसिटी है वो कम हो गई है। अब इलास्टिसिटी कम होगी तो क्या होगा कि उसकी जो कंप्लायंस है वो भी कम हो जाएगी। तो उसके लिहाज से हम उसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताई कि अगर आपकी जो इलास्टिसिटी है लंग्स की वो उसके ऊपर किसी बीमारी की वजह से इफेक्ट आता है और आपके लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, उसमें सख्तपन आ जाता है। जब कोई भी चीज़ सख्त हो जाती है तो उसके अंदर स्ट्रेचबिलिटी कम हो जाती है, वो एक्सपैंड नहीं कर पाती। तो हम इसको डिजीज़ को देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लायंस के आइदर के हमारा जो लंग है वो प्रॉपरली एक्सपैंड कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई पीछे पैथोलॉजी चल रही है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। जो कंप्लायंस है कि आपका लंग जो थोरैक्स कितना एक्सपैंड करते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ को देखने के लिए दो इसके पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। एक है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के लिहाज से इसको देखेंगे, दूसरा इंट्रा प्लूरल प्रेशर के लिहाज से कंप्लायंस को डिफाइन करेंगे। अब इसकी अगर नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के लिहाज से, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर क्या था, आपके एल्वियोलाई के अंदर मौजूद जो प्रेशर जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। कल के लेक्चर मैंने आपको डिटेल से बताया इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर क्या है। आज हम उसकी आगे उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं कि आपका अगर लंग एक्सपैंड कर रहा है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है पर यूनिट के लिहाज से, तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब अगर कंप्लायंस की बात करें, नंबर 1 पे सबसे इसको रीडिंग दे देते हैं। कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन द लंग पर यूनिट इंक्रीज इन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, लंग्स को मैंने इसकी कंप्लायंस को डिफाइन किया। कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग के लंग का जितना वॉल्यूम पर यूनिट के लिहाज से इंक्रीज करता है, जैसे ही उसका इंट्रा एल्वियोलाई का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा तो उसका लंग्स का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक, अब उसके दो वैल्यूज़ हैं। एक, अगर हम थोरैक्स और लंग्स दोनों को देखें तो जब आपका इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसकी वैल्यू होती है 130 ml पर सेंटीमीटर। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर हम लंग्स के छोटे छोटे पार्ट कर दें और हर पार्ट 1 सेंटीमीटर का हो तो उसके अंदर 130 ml का वॉल्यूम चेंज आएगा जब आपका इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर राइज करेगा। फिर इसी तरह अगर हम थोरैक्स, क्योंकि थोरैक्स एक सख्त हड्डियों का बना हुआ ढांचा है जिसने आपके लंग्स को कवर किया हुआ है, वो आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने नहीं देता। तो अगर फ़र्ज़ करें, ये थ्योरेटिकल बात है कि अगर आपके लंग्स सिंपली लंग्स का आपकी वॉल्यूम हम चेक करें कि उसके अंदर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की वजह से कितना चेंज आया है, तो थोरैक्स को रिमूव किया, जस्ट लंग का
उसकी कंप्लायंस देखेंगे तो वो आती है डबल, मतलब 220 ml पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम चेंज आया उसके प्रेशर में, तो वो कितना आया 220 ml पर सेंटीमीटर। डबल से ये थोड़ा कम है, पर हम कंसीडर यही करेंगे कि उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आया है कि अगर हम जस्ट लंग का इंट्राएलुलर प्रेशर के लिहाज से कंप्लायंस चेक करें तो वो 220 ml आता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर आपको बहुत अच्छे से पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिफाइन भी किया, इसकी डिस्क्रिप्शन भी देखी है। तो जो प्लूरल प्रेशर है वो बेसिकली क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो प्लूरल फ्लूइड है उसके अंदर जितना प्रेशर जनरेट होता है उसको इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलते हैं। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर की कंप्लायंस पे क्या इफेक्ट आता है, कंप्लायंस है कि आपका लंग्स कितना एक्सपेंड कर रहा है पर यूनिट के लिहाज से। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर चूंकि नेगेटिव वैल्यू थी, इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता था तो आपकी जो एयर थी वो बाहर से आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा स्विफ्टली मूव करती थी। फिर अगर इंट्राप्लूरल, इसका क्या मतलब होगा कि इंट्राप्लूरल प्रेशर कम होगा तो आपकी लंग्स की कंप्लायंस उतनी ही ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन आ गया ना इसका इसके साथ। तो कंप्लायंस इन रिलेशन टू इंट्राप्लूरल प्रेशर को देखते हैं तो कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग पर यूनिट डिक्रीज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो अगर कंप्लायंस और थोरैक्स, लंग्स और थोरैक्स की इकट्ठी कंप्लायंस को देखें तो ये आती है 100 ml पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर अकेले लंग्स की देखें हम कंप्लायंस तो वो आती है 200 ml पर सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ गई? तो इसमें उन्होंने सिंपल सी बात, ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि चूँकि जो आपका रिब केज होता है वो आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर इंसर्ट कर रहा होता है, उसको मज़ीद उसको रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपका थोरैसिक केज जो है, तो इसलिए लंग्स फुली एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो ये जो सेकंड नंबर पे कंप्लायंस ऑफ लंग अलोन है तो ये ज़्यादा इसलिए डबल शो हुई है क्योंकि हमने जो इसकी हिंड्रेंस थी, जो थोरैसिक केज था, जो रिब्स उसको बढ़ने से रोक रही थी उसके वॉल्यूम को, उसको रिमूव करके देखा तो ये आइडियल वैल्यू आई है 200 ml पर सेंटीमीटर। अब आपके बात करते हैं स्पेसिफिक कंप्लायंस की। The term specific compliance is introduced to assess the stiffness of lung tissue more accurately। अगर हम आइडियल लेवल पे बात करें कि हमने देखना है कि लंग्स किस हद तक स्टिफनेस उसमें आ चुकी है, उसको हम स्पेसिफिक कंप्लायंस के थ्रू चेक करेंगे। स्पेसिफिक कंप्लायंस है क्या? स्पेसिफिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस पर लीटर ऑफ लंग वॉल्यूम। कि अगर हम लीटर के लिहाज से, पहले तो हमने सेंटीमीटर के लिहाज से देखा, अब हम लीटर्स के लिहाज से लंग के वॉल्यूम में चेंज देखेंगे तो वो हमारी स्पेसिफिक कंप्लायंस में इंक्लूड होगी। इट इज़ यूजुअली रिपोर्टेड फॉर एक्सपायरेशन एट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, इसको ना मेजर करने का ये मेथड है कि जब एक्सपायर करते हैं ना, नॉर्मली क्या प्रोसेस है आपकी ब्रीदिंग का, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बावजूद आपके लंग के अंदर हवा मौजूद होती है। अगर सारी की सारी आपकी जो एयर है वो एक्सपेल आउट हो जाए एक्सपायरेशन के दौरान तो लंग्स तो पिचक जाएंगे। तो इसीलिए जो एक्सपायरेशन के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का प्रेजेंट होता है आपके लंग्स में, उस वॉल्यूम को बोलते हैं, उस कैपेसिटी को बोलते हैं, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और लंग की इस खुसूसियत को कि उसके अंदर थोड़ी सी हवा एक्सपायरेशन के बाद भी रहती है ताकि उसका जो लंग का स्ट्रक्चर है वो पिचके ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो हम इसको जो स्पेसिफिक कंप्लायंस है उसको उस लेवल पे चेक करेंगे कि जब आप एक्सपायर कर दिया, एक्सपायर के बाद आपके पास थोड़ा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम मौजूद है। इट इज़ द कंप्लायंस डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंप्लायंस को अगर हम इसका फार्मूला देखें तो हम देखते हैं कि लंग्स कितना एक्सपैंड हुआ डिवाइडेड बाय इसके अंदर एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बचा।
तो इसका फार्मूला होगा स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑफ लंग्स इज इक्वल टू कंप्लायंस ऑफ लंग्स डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हमेशा जब भी हमने किसी की स्पेसिफिक वैल्यू लेनी होती है ना, तो इसको उसके जो उसकी वैल्यू हम रिपोर्ट करते हैं उसको किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से जो उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हमें स्पेसिफिक उसकी जो वैल्यू है वो अचीव होती है। तो अगर हम बात करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो चीज़ है कि जो हवा का वॉल्यूम हर सूरत में आपके लंग्स के पास मौजूद रहेगा, चाहे इंस्पायर करो चाहे एक्सपायर करो। तो एक्सपायरेशन के बाद भी जो आपके लंग का वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं आपके जितना लंग्स एक्सपैंड हुआ, ताकि वो उसके अंदर से निकल जाए, ठीक है, और हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू रिसीव हो जाए। अब आपकी जो कंप्लायंस है इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक स्टैटिक कंप्लायंस, एक है डायनेमिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस का मैं ब्रीफली बताती हूँ आपको कि वो होती है जब आप अगर ब्रीदिंग मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन नहीं परफॉर्म करे, ब्रीदिंग की एक्टिविटी नहीं हो रही, तो लंग जो एक्सपेंशन है उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक कंप्लायंस। और डायनेमिक कंप्लायंस वो होगी जब आप ब्रीदिंग के दौरान अपनी कंप्लायंस को असेस कर रहे होते हैं। अब बात आती है स्टैटिक कंप्लायंस की, इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें। स्टैटिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर अंडर स्टैटिक कंडीशंस, ठीक है। स्टैटिक कंडीशंस में जो हम मेजर करेंगे लंग्स की एक्सपेंशन की एबिलिटी को, उसको स्टैटिक कंप्लायंस बोलेंगे। बाय मेजरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम व्हेन ब्रीदिंग डज नॉट टेक प्लेस। Static compliance is the pressure required to overcome the elastic resistance of respiratory system for a given tidal volume under zero flow static condition। इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी नहीं हो रही तो उसको उसके आपके लंग्स के अंदर कितनी एक्सपेंशन हो सकती है, उसको स्टैटिक कंप्लायंस बोलते हैं। डायनामिक कंप्लायंस मैंने बता दिया कि जब ब्रीदिंग के दौरान हम आपकी कंप्लायंस को असेस करेंगे तो वो डायनामिक कंप्लायंस होगी। यहाँ तक समझ आ गई? अब बात करते हैं स्टैटिक कंप्लायंस और उसके अगेंस्ट डायनामिक कंप्लायंस। In healthy subject there is little difference between static and dynamic compliance। तो जो इंडिविजुअल होते हैं हेल्दी, उनके दरमियान उनके तो लंग्स नॉर्मल है, उनकी इलास्टिसिटी नॉर्मल है, उनकी एक्सपेंड करने की जो एबिलिटी है वो नॉर्मल है, इसलिए उनका स्टैटिक और डायनामिक जो कंप्लायंस है वो नॉर्मल आती है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इन पेशेंट विद स्टिफ लंग्स, ऐसे पेशेंट जिनको कोई लंग की डिजीज़ है, कोई ब्रोंकाइटिस हो गया, कोई एस्थमा हो गया, कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसमें लंग्स उसके स्टिफ हो गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी डायनामिक कंप्लायंस है, मतलब कि ब्रीदिंग के दौरान जो लंग की एक्सपेंशन की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब ब्रीथ करना है तो क्या होना है कि आपके लंग्स ने एक्सपैंड करना है। ऐसा बंदा जिसके लंग्स ही सख्त हो गए हैं, उसके लंग्स के मसल ही अकड़ गए हैं, उसमें रिजिडिटी आ गई है, उसका क्या होगा कि उसकी जो डायनामिक कंप्लायंस है वो डिक्रीज कर जाएगी ब्रीदिंग के दौरान। फिर जो उसके अंदर क्या होगा, लिटिल चेंज आएगा उसकी स्टैटिक कंप्लायंस के लिहाज से। तो इनकी जो डिजीज्ड पर्सन है और जो हेल्दी पर्सन है, इनके दोनों की जो डिफरेंस आएगा स्टैटिक और डायनामिक कंप्लायंस का वो ज़्यादा आएगा। अब हम मेजरमेंट की बात करें, आपकी जो कंप्लायंस है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। एक होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के थ्रू आप जब इंस्पायर करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स में स्पायरोमीटर क्या है और एसोफेजियल बलून्स कैसे आपकी जो compliance है उसको मेजर करते हैं। टू मेजर द स्टैटिक compliance, the subject is asked to inspire air periodically at regular steps
फ्रॉम ए स्पायरोमीटर, एक स्पायरोमीटर के ज़रिए से आप सांस को अंदर लेते हैं और उसको रेगुलर स्टेप के साथ हम देखते हैं, बार आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रीद इन करेगा और हर स्टेप पे हम देखेंगे कि हवा का कितना वॉल्यूम उसके अंदर स्पायरोमीटर के अंदर शो हो रहा है। स्पायरोमीटर एक मशीन है, जिसके मैनुअल मशीन है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप ब्रीद इन जब करो तो उसके ऊपर ग्रेडिंग होती है वॉल्यूम के लिहाज से। तो उसकी ग्रेडिंग, जितनी आप एयर का वॉल्यूम अपने लंग्स के अंदर लेके जाएंगे उतना उसके अंदर जो प्रेजेंट बॉल्स होंगी वो अपवर्ड मूव करती जाएंगी। इसके अलावा एक मेथड है इंट्राप्लूरल प्रेशर को मेजर करने का, वो है एसोफेजियल बलून। इसके थ्रू भी जो आपकी लंग्स है उसकी कंप्लायंस को मेजर किया जाता है। Then the air is expired in step until the volume return to original pre-inspiratory level. Intrapleural pressure is measured at the end of each step. तो जो एसोफेजियल बलूनिंग है उसमें क्या होता है कि आप एक्सपायरेशन के दौरान जजमेंट लगाते हैं कि इंट्राप्लूरल प्रेशर की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ये देखें, ये है स्पायरोमीटर, इस तरह के भी होते हैं और कुछ इस तरह के भी होते हैं। ये देखें, इसके ऊपर ग्रेडिंग हुई है 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 4000। अब क्या होगा कि ये इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक। अब ये एक इसके ऊपर गोल मार्कर है कि इस लेवल से कितना इंक्रीज कर गया। ये जो लेवल है ये क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर इंक्रीज करता रहता है। क्या है, ये जो माउथ पीस है इसके थ्रू ब्रीद इन करता है पेशेंट। जब ये ब्रीद इन करता है तो ये जो वॉल्यूम है ये ऊपर इंक्रीज करता जाता है। तो जो भी वैल्यू आती है पेशेंट की स्टेप बाय स्टेप उसको हम मेजर करते हैं इस तरीके से। अब एसोफेजियल बलूनिंग के थ्रू अगर हम बात करें तो इस तरह एक माउथ पीस होता है। माउथ पीस से क्या करता है कि पेशेंट उसके एक्सपायरेशन के दौरान हमने इस चीज़ को मेजर करना है, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर को। तो एक्सपायरेशन के लिए फिर भी माउथ यूज़ करते हैं, इसलिए वो नोज़ को फ्लिप कर देते हैं कि नोज़ के थ्रू उसकी ब्रीदिंग जो है इंस्पायरेशन है वो ना हो सके। तो जस्ट हम एक्सपायरेशन को मेजर करते हैं। जब पेशेंट ब्रीद इन कर लेगा उसके नोज़ को ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद माउथ पीस इंसर्ट करेंगे पेशेंट के अंदर और वो जो माउथ पीस होगा उसके साथ क्या होगा कि एक माउथ पीस होता है और दूसरा ये जो बलून है ये नेज़ोफेरेंजियल, ये इसके थ्रू इंसर्ट करते हैं लंग्स की तरफ। तो ये जो बलून है इसके अंदर जो भी प्रेशर, जब लंग्स एक्सपायर कर रहे होते हैं इसके अंदर जो भी प्रेशर आएगी वो इधर से मेजर किया जाएगा। ये प्लूरल प्रेशर इधर से मेजर करेंगे और इधर से एल्वियोलर प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डायनामिक प्रेशर की। डायनामिक कंप्लायंस इज मेजर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। इट इज मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग द लंग वॉल्यूम एंड एसोफेजियल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर at the end of inspiration and expiration when lungs are apparently stationary। तो इसमें क्या होता है कि आप इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों के दौरान पेशेंट का सेम इसी मेथड के थ्रू जो आपका स्पायरोमीटर है और जो एसोफेजियल बलून है उसके थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब वर्क ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो सबसे पहले वर्क क्या होता है कि जो भी आपका ब्रीदिंग के दौरान आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी कितनी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसको हम रेस्पिरेटरी मसल का वर्क बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम यूँ पढ़ते हैं, वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज द वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स को किस तरह ज़्यादा काम करना पड़ता है कि उसको जो थोरैक्स है उसके अगेंस्ट जाके भी काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है लंग्स को। तो इस तरह आपके वो जो मसल्स हैं वो सारे जो आपकी बोन्स हैं उसके
वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसल्स को ज़्यादा एक्टिवली काम करना पड़ता है। अच्छा, अब वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें तो हमने ये देखा कि मैंने आपको रेस्पिरेशन के शुरू में बताया था कि जो आपका इंस्पायरेशन है ये एक्टिव फिनोमेना है। जितने भी आपके इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, जैसे आपका डायफ्राम हो गया और आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स थे, वो क्या करते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान फुल ऑन अपनी एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब जबकि एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि ये पैसिव फिनोमेना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं वो खुद ब खुद रिलैक्स हो रहे होते हैं। रिलैक्स होने की वजह से प्रेशर रिलीज कर रहे हैं तो एयर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो रही है। सो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी मसल परफॉर्म दी वर्क ओनली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड नॉट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ज़्यादा मसल कब काम कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि मसल आपका इंस्पायरेशन के दौरान काम कर रहा है ज़्यादा और एक्सपायरेशन के दौरान मसल्स को कम एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ रही है। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी की। ड्यूरिंग, जाहिर सी बात है कोई भी काम करना हो तो उसके लिए एनर्जी तो लगेगी। अब एनर्जी को हम किस तरह यूटिलाइज करें अपनी ब्रीदिंग में, तो ड्यूरिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग द एनर्जी इज यूटिलाइज टू ओवरकम 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है। एक तो एयरवे रेजिस्टेंस में, दूसरा इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स, तीसरा नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि किस किस तरह की ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमारी कितनी एनर्जी यूज हो रही है। अब एयरवे रेजिस्टेंस की बात करें तो एयरवे रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। जब एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जा रही है तो कितनी रेजिस्टेंस उसके ऊपर लग रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यूरिंग ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन। जैसे जैसे आपके ब्रोंकिया कंस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं खुसूसन डिजीज के दौरान, तो जो रेजिस्टेंस होती है एयरवे को पास करने के लिए वो उतनी ज़्यादा होती रहती है जितनी ज़्यादा कोई डिजीज़ होगी। विच इंक्रीजेज द वर्क डन बाय मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इस तरह जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी उतना ही मसल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। वर्क डन टू ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। और जितना भी मसल्स इस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे वो इसका एयरवे रेजिस्टेंस वर्क होगा। अब बात करते हैं इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स की, ठीक है। हमने लंग और थोरैक्स की कितनी हमने देखा कि ये लंग्स की एबिलिटी होती है कि वो एक्सपैंड कर सकते हैं और कैसे, और इसको हम पढ़ते हैं अभी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड लंग्स एंड थोरैक्स अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। तो हमें लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए और थोरैक्स को एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वर्क डन टू ओवरकम दिस इलास्टिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंप्लायंस वर्क। अब जो जितना भी जो लंग्स की इलास्टिसिटी है, क्योंकि देखें इलास्टिसिटी क्या है कि जितनी एक चीज़ फ़र्ज़ करें कि आपने नॉर्मल देखा है इलास्टिक क्या होती है कि जितना ज़्यादा हम उसको कोई भी रस्सी ले लें उसको जितना ज़्यादा हम खींचेंगे वापस वो अपनी हालत की तरफ आ जाती है, ठीक है। अब इंस्पायरेशन के दौरान फ़ौरन लंग वापस ना आ जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उस इलास्टिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मसल को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है ताकि लंग्स तब तक एक्सपैंड रहें उसकी जब तक के फुल इंस्पायरेशन ना हो जाए। और लंग्स का ये क्यों वर्क हो रहा है, क्योंकि लंग्स की एबिलिटी है कि वो उसके जो मसल्स हैं वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक होने के साथ साथ वो क्या करते हैं कि फ़ौरन उसका स्ट्रक्चर में चेंज आया, फ़ौरन वो वापस अपनी नॉर्मल हालत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं, हमारी तो फुल इंस्पायरेशन हुई नहीं, लंग वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन की तरफ चला जाएगा, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम की तरफ चला जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए मसल को एक्स्ट्रा वर्क करके इंस्पायरेशन को ज़्यादा प्रोलॉन्ग बनाने के लिए इलास्टिक वर्क के खिलाफ काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस की। एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ओवरकम विस्कोसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ थोरैक्स। वर्क डन टू ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टिश्यू रेजिस्टेंस। जो लंग्स और थोरैसिक केज की विस्कोसिटी है, जो उसकी थिकनेस है, उसको ओवरकम करने के लिए भी जो उसके मटेरियल अंदर होता है, लिक्विड मटेरियल, उसको भी जो फ्लूइड होता है, उसको भी उसकी विस्कोसिटी की उसकी विस्कोसिटी जो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रही है लंग को एक्सपैंड करने के लिए, फर्दर उसको ओवरकम करने के लिए भी जो एक्टिविटी मसल परफॉर्म करेंगे उसको हम वर्क टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क बोलेंगे। समरी में बात करें, हमने आज के लेक्चर में कंप्लायंस पढ़ा, कंप्लायंस के क्या टाइप्स हैं, कंप्लायंस के ऊपर कौन कौन से बेसिक फैक्टर अफेक्ट करें। हमने इंट्रा एब्यूलर प्रेशर के लिहाज से इसकी बात की, हमने इंट्रा प्लूरल प्रेशर के लिहाज से इसकी बात की। हमने ये देखा कि इसके जो लंग्स की टाइप हैं, एक है स्टैटिक है, एक डायनामिक है। स्टैटिक कौन सी है? जब हम अगर कोई लंग्स के ऊपर कोई वर्क नहीं परफॉर्म हो रहा, उस ड्यूरेशन में जब हम लंग्स की एक्सपेंशन को वॉल्यूम के एक्सपेंशन को देखेंगे कि लंग एक्सपैंड होकर इसके अंदर कितना वॉल्यूम एयर का आया है, तो वो स्टैटिक होगी। अगर हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, हमारी जो ब्रीदिंग एक्टिविटी है, जब हमारा जो लंग पूरा थोरैसिक केज अपवर्ड फॉरवर्ड फिर उसके बाद बैकवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इस पूरी एक्टिविटी के दौरान जो लंग की कंप्लायंस देखेंगे उसको हम बोलेंगे डायनामिक कंप्लायंस। इसको मेजरमेंट के हमने तरीके देखे, एक स्पायरोमीटर के थ्रू और एसोफिकल बलूनिंग के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। इसकी मेजरमेंट के लिए आपको मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितनी किस तरीके से हम इसकी कंप्लायंस को मेजर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसके जो वर्क है इसका वो देखा। उसके बाद हमने इसके देखे कि इसकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है कि कौन कौन से वर्क के अगेंस्ट। तो हमने फिर इसके 3 आगे फर्दर देखी चीज़ें। एक ये कि वो एयरवे रेजिस्टेंस के थ्रू हो रही है, एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रही है। दूसरा ये कि इलास्टिक रेजिस्टेंस को कम कर रही है। और तीसरा ये कि नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस को कम कर रही है। ठीक है, अब इन सारी रेजिस्टेंस को ओवरकम करके आपका जो मसल वर्क है वो ज़्यादा होता है। अब उस मसल वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है मसल्स की, तो इसीलिए फिर हम क्या बात करते हैं कि ओवरऑल आपके मसल्स का जो वर्क डन है वो इंक्रीज़ कर जाता है इन फैक्टर्स की वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर है, आपको अपने जितने भी मैं आपको ये चीज़ डे बाय डे लेक्चर दे रही हूँ उसको अपना साथ साथ कवर करें, क्योंकि अगर आप इसको बाद के लिए छोड़ देंगे तो ये सारा सिलेबस फिर कंपाइल होके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। आजकल आप कोरोना की वजह से आपको ऑफ दिया गया है, ऑफ में अब ये टीचिंग मेथडोलॉजी हमारी चेंज हो गई है। कुछ बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, पर इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है हम सब में। मैं आपको यही कहूँगी कि आपको नई चीज़ समझ आ रही है, आप मुझसे अपने ऑफिशियल ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे प्राइवेटली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर बताऊंगी और फिर आप उसको अपने फेलोज तक भी फॉरवर्ड करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके इसका। ये जो जितने भी मैंने अब तक लेक्चर दिए हैं, आपको इसमें कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें इसके बारे में। मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को अगर
आप मुझसे नहीं क्वेश्चन कर रहे तो मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। मुकद्दस जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रही है कि उसका ये मतलब है कि मुकद्दस क्वेश्चन मेरे सारे लेक्चर सुन रही है। मुकद्दस और कदीर जो बाकी बच्चे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी लेक्चर को डेली बेस पे सुने और अपने लेक्चर्स जितने भी हैं उनको डेली याद करें। इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं आपसे एक असाइनमेंट लूँगी। असाइनमेंट के अलावा अब टेस्ट का फ़िलहाल कोई प्रोसेस अभी नहीं मुझे आइडिया उसका, फिर हम इसके कमिंग वीक में इसके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने जो भी क्यूरीज हैं मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।